कुंजू प्रधान को घर आया देखकर धीमा की खुशी का ठिकाना न रहा। धीमा की पत्नी रज्जो ने फौरन बक्से में से एक नई चादर निकालकर चारपाई पर बिछा दी। कुंजू प्रधान पालथी मारकर चारपाई पर बैठ गया। अरे धीमा, मैं तो तुझे एक खुशखबरी देने चला आया, कुंजू प्रधान ने कहा। तेरा सरकारी क्वार्टर निकल आया है, लेकिन उसके बदले में बड़े साहब को कुछ रकम देनी होगी। रकम? कितनी रकम देनी होगी? धीमा ने पूछा। अरे धीमा, बड़े साहब ने तो बहुत पैसा मांगा था, लेकिन मैंने तुम्हारी गरीबी और अपना खास आदमी बताकर रकम में कटौती करा दी थी, कुंजू प्रधान ने कहा। पर कितनी रकम देनी होगी? धीमा ने दोबारा पूछा। यही कोई 5,000 रुपये, कुंजू प्रधान ने बताया। 5,000 रुपये? धीमा ने हैरानी से पूछा। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे भाई धीमा, तू मेरा खास आदमी है। मुझे प्रधान बनाने के लिए तूने बहुत दौड़ धूप की थी। मैंने किसी दूसरे का नाम कटवाकर तेरा नाम लिस्ट में डलवा दिया था, ताकि तुझे सरकारी क्वार्टर मिल सके। आगे तेरी मर्जी। फिर मत कहना कि कुंजू भाई ने क्वार्टर नहीं दिलवाया, कुंजू प्रधान ने कहा। लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? धीमा ने अपनी बात रखी। यह गाय तेरी है। सामने खड़ी गाय को देखते हुए कुंजू ने कहा। क्या यह दूध देती है? हाँ कुंजू भाई, यह मेरी गाय है और दूध भी देती है। अरे पगले, यह गाय मुझे दे दे, इसे मैं बड़े साहब की कोठी पर भेज दूंगा। बड़े साहब गाय भैंस पालने के बहुत शौकीन हैं। तेरा काम भी हो जाएगा। कुंजू प्रधान की बात सुनकर धीमा ने रज्जो की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो कि क्या गाय दे दूं। रज्जो ने हल्का सा सिर हिलाकर रजामंदी दे दी। रज्जो की रजामंदी का इशारा पाते ही कुंजू प्रधान के साथ आए उसके एक चमचे ने फौरन गाय खोल ली। रास्ते में उस चमचे ने कुंजू प्रधान से पूछा, यह गाय बड़े साहब की कोठी में कौन पहुंचाएगा? अरे बेवकूफ़, गाय मेरे घर ले चल। सुबह ही बीवी कह रही थी कि घर में दूध नहीं है, बच्चे परेशान करते हैं। अब घर का दूध हो जाएगा, समझा? कुंजू प्रधान बोला। लेकिन बड़े साहब और क्वार्टर? उस चमचे ने सवाल किया। मुझे न तो बड़े साहब से मतलब है और ना ही क्वार्टर से। क्वार्टर तो धीमे का पहली लिस्ट में ही आ गया था। यह सब तो ड्रामा था। कुंजू प्रधान दलित था। जब गांव में दलित कोटे की सीट आई तो उसने फौरन प्रधानी की दावेदारी ठोक दी थी, क्योंकि अपनी बिरादरी में ही वही तो एक था जो हिंदी में दस्तखत कर लेता था। उधर गांव के पहले प्रधान भगवती ने भी अपने पुराने नौकर लालू, जो दलित था, का पर्चा भर दिया था, क्योंकि भगवती के कब्जे में काफ़ी गैर कानूनी जमीन थी। उसे डर था कहीं नया प्रधान उस जमीन के पट्टे आवंटित न करा दे। इस जमीन के बारे में कुंजू भी अच्छी तरह जानता था। तभी तो उसने चुनाव प्रचार में यह खबर फैला दी थी कि अगर वह प्रधान बन गया तो गांव वालों के जमीन के पट्टे बनवा देगा। जब यह खबर भगवती के कानों में पड़ी तो उसने फौरन कुंजू को हवेली में बुलवा लिया था, क्योंकि भगवती अच्छी तरह जानता था कि अगला प्रधान कुंजू ही होगा। कुंजू और भगवती में समझौता हो गया था। बदले में भगवती ने कुंजू को 50,000 रुपये नगद व लालू की दावेदारी वापस ले ली थी। लिहाजा कुंजू प्रधान बन गया था। आज धीमा के क्वार्टर के लिए नींव की खुदाई होनी थी। रज्जो ने अगरबत्ती जलाई, पूजा की। धीमा ने लड्डू बांटकर खुदाई शुरू करा दी थी। नकेलू फावड़े से खुदाई कर रहा था। तभी खट की आवाज़ आई। नकेलू ने फौरन फावड़ा रोक दिया। फिर अगले पल कुछ सोचकर उसने दोबारा उसी जगह पर फावड़ा मारा तो फिर वही खट की आवाज़ आई। कुछ है धीमा भाई, नकेलू फुसफुसाया। शायद खजाना है। नकेलू की आंखों में चमक देखकर धीमा मुस्कुराया और बोला, कुछ होगा तो देखा जाएगा, तू खोद। नहीं धीमा भाई, शायद खजाना है। रात में खोदेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अपनी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। नकेलू ने कहा, कुछ नहीं है नकेलू, तू नींव खोद, जो होगा देखा जाएगा। नकेलू ने फिर फावड़ा मारा। जमीन के अंदर से एक बड़ा सा पत्थर निकला। पत्थर पर एक आकृति उभरी हुई थी। अरे यह तो किसी देवी की मूर्ति लगती है, सड़क से गुजरते नन्हे ने कहा। फिर क्या था? मूर्ति वाली खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और वहां पर अच्छी खासी भीड़ जुट गई। अरे यह तो किसी देवी की मूर्ति है, नंदन पंडित ने कहा।
देवी की मूर्ति धोने के लिए कुछ ले आओ। नंदन पंडित की बात का फौरन पालन हुआ। जुगनू पानी की बाल्टी ले आया। बाल्टी में पानी देखकर नंदन पंडित चिल्लाया, अरे बेवकूफ़, पानी नहीं गाय का दूध लेकर आ। नंदन पंडित का इतना कहना था कि जिसके घर पर जितना गाय का दूध था फौरन उतना ही ले आए। गांव में नंदन पंडित की बहुत बुरी हालत थी। उसकी धर्म की दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी। आज से उन्हें अपना भविष्य संवरता न लग रहा था। नंदन पंडित ने मूर्ति को दूध से अच्छी तरह से धोया। फिर मूर्ति को ज़मीन पर गमछा बिछाकर 2 ईंटों की टेक लगाकर रख दिया। उसके बाद 10 रुपये का एक नोट रखकर माथा टेक दिया। इसके बाद नंदन पंडित मुंह में कोई मंत्र बुदबुदाने लग गया था, लेकिन उसकी नज़र गमछे पर रखे नोटों पर टिकी थी। गांव वाले बारी बारी से वहां माथा टेक रहे थे। धीमा और रज्जो यह सब बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। यह देवी की जगह है, यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। भीड़ में से कोई बोला, हाँ हाँ मंदिर बनना चाहिए। समर्थन में कई आवाज़ें एक साथ उभरी। दूसरे दिन कुंजू प्रधान के यहाँ सभा हुई। सभा में पूरे गांव वालों ने मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखा और आखिर में यही तय हुआ कि मंदिर वहीं बनेगा जहां मूर्ति निकली है और धीमा को कोई दूसरी जगह दे दी जाएगी। धीमा को गांव के बाहर थोड़ी सी ज़मीन दे दी गई जहां वह फूस की झोपड़ी डालकर रहने लगा था। धीमा अब तक अच्छी तरह समझ चुका था कि सरकारी क्वार्टर के चक्कर में उसकी पुश्तैनी ज़मीन भी हाथ से निकल चुकी है। मंदिर बनने का काम इतनी तेज़ी से चला कि जल्दी ही मंदिर बन गया। गांव वालों ने बढ़ चढ़कर चंदा दे दिया। आज मंदिर में भंडारा था। कई दिनों से पूजा पाठ हो रहा था। नंदन पंडित अच्छी तरह से मंदिर पर काबिज हो चुका था। खुले आसमान के नीचे फूस की झोपड़ी के नीचे बैठा धीमा अपने बच्चों को सीने से लगाए बुदबुदाए जा रहा था, वाह रे ऊपर वाले, इंसान की ज़मीन पर इंसान का कब्ज़ा तो सुना था, मगर कोई यह तो बताए कि जब ऊपर वाला ही इंसान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले तो फरियाद किससे करे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।